अंतःकालीन लाभ की परिभाषा को देखेंगे, अगेन उसके कीवर्ड को देखेंगे, कीवर्ड आई मीन इसेंशियल एलिमेंट्स को देखेंगे, जिसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि यह अंतःकालीन लाभ है क्या। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहले अंतःकालीन लाभ होता क्या है। अंतःकालीन लाभ होता क्या है। ठीक है, अब इस अंतःकालीन लाभ की अगर हम परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 12 में। ठीक है, धारा 2 खंड 12 जब आप इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या कहती है कि संपत्ति के अंतःकालीन से ऐसे लाभों पर ब्याज, राइट, ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। तो ऐसे लाभों पर ब्याज सहित लाभ, ब्याज सहित लाभ अभिप्रेत है। शब्दों पे ध्यान देना, केवल बेयर एक्ट पे ध्यान देना जो मैं पढ़ रहा हूं, और साथ के साथ वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं जिस प्रकार से वर्ड्स को ब्रेक करता हूं। ठीक है, तो कहता है ऐसे लाभों पर ब्याज सहित लाभ अभिप्रेत है जो ऐसी संपत्ति पर, तो जो ऐसी संपत्ति पर क्या कहता है, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, वर्ड क्या यूज किया है, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को। अब क्या प्राप्त हुआ, तो कहता है उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हैं। मतलब किससे वस्तुतः प्राप्त हुए हैं, इस संपत्ति से। तो चलो वस्तुतः प्राप्त हुए हों, वस्तुतः प्राप्त हुए हों, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। देखो ये यूज है, मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो एक तीसरा पॉइंट बनाते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, ये सेकेंड पॉइंट मान लो, और ये थर्ड पॉइंट मान लो। कहता है किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति, रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपका बेयर एक्ट के शब्द हैं, बेयर एक्ट से जो निकल के आ रहा है आपका अंतःकालीन लाभ में, ये सारी की सारी चीजें आप देखो। अब यहां पे सबसे मेन चीज कि अंतःकालीन लाभ जो मेसने प्रॉफिट है वो होता क्या है, तो कहता है ऐसे लाभों पर, कुछ लोग शायद पूछ भी रहे थे क्या इंटरेस्ट भी होगा, तो क्या कहता है ऐसे लाभों पर ब्याज सहित लाभ। क्लियर है ना, केवल लाभ से मतलब नहीं है
बल्कि इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे लौटाने होंगे। समझ पा रहे हो इन चीजों को? इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी पर सदोष कब्जा किया। रॉन्गफुल पोजीशन, सदोष मतलब क्या? जिसमें दोष हो, राइट? तो दोषपूर्ण कब्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? सदोष कब्जा। दोषपूर्ण कब्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सदोष कब्जा। इसके पीछे के लॉजिक को समझो कि क्यों ऐसा बनाया कानून ने, अंतःकालीन लाभ के कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया। अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति को, हम में से हर कोई, चाहे आप हो मैं हूं, हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी संपत्ति जिसके कि हम ऑनर हैं, उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार किसका है? हमारा है। उस संपत्ति के जिसके कि हम ऑनर हैं, उस संपत्ति को हम यूज कर सकते हैं ना। आपने मकान मान लो बनाया, गांव में बनाया हो, शहर में बनाया हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो वह क्यों खरीदी? उस प्रॉपर्टी में आप खुद रहना चाहते थे, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को खरीदी। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो इसलिए खरीदते हो ताकि उस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सको, कल होकर के उसमें किसी प्रकार की फसल को लगा सको। उस फसल को लगाने के उपरांत जो उस फसल से फायदा होगा, उस फायदे को आप अपने लिए यूज करो, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने अपने लिए खरीदा। तो हर एक व्यक्ति को अपनी अचल संपत्ति पर शांतिपूर्वक रहने का अधिकार होता है, शांतिपूर्वक उपभोग करने का अधिकार होता है, और इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि कोई इस अधिकार में हस्तक्षेप करता है, थोड़ा बहुत किया तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। मतलब कई बार न्यूसेंस वगैरह होता है तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो 12 बजे रात को बहुत तेज साउंड में बजा रहा है, जाने दो, 1-2 दिन की बात है। लेकिन सवाल है कि जब आपकी संपत्ति को ही कोई कब्जे में ले लिया, आपने बहुत मेहनत से किसी प्रॉपर्टी को परचेज किया था, और परचेज करने के बाद आपका अपना जो ड्रीम होता है 50 लाख में या 1 करोड़ में जो प्रॉपर्टी खरीदते हो कि अब उस प्रॉपर्टी पे हम अपना मकान बनाएंगे, उसमें हम रहेंगे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की, जो कि दबंग व्यक्तित्व का है या बदमाश जो भी बोले, उसकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ी और उसने क्या किया? आपकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया, लाठी के बल पे। और लाठी के बल पे ले लिया कई बार, क्योंकि आपने जमीन खरीदा, आपने सोचा कि चलो जमीन खरीद लिया, इसको बाउंड्री दे देते हैं चारों तरफ, चले गए बाहर, बंबई, जहां भी लोग नौकरी करते हैं, कई लोग फॉरेन में भी नौकरी करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ा ही ना है कि हम बाहर चले जाएंगे तो गांव के अन्य व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले ले। गांव से बाहर कोई इसलिए तो नहीं जाता है कि चलो हम प्रॉपर्टी छोड़ दिए जी आप लोगों के लिए, राइट? कोई छोड़ता थोड़ा ही ना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे में ले ले, तो सोचो उस व्यक्ति का क्या होगा जिसकी प्रॉपर्टी वो थी। ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं वह चाहेगा कि किसी भी कीमत पर उस प्रॉपर्टी को हम अपने कब्जे में वापस लें। लेकिन केवल कब्जा दे दिया जाए, खुद सोचो, केवल कब्जा दे दिया जाए, तो फिर इस स्थिति में अंतःकालीन लाभ अगर नहीं दिया जाए, तो इस स्थिति में जो दबंग स्वभाव के लोग होते हैं, जिनका व्यक्तित्व दबंग होता है, तो फिर तो वो इनकरेज होगा कि चलो 1-2 साल तो यूज किया ना, 2-4 साल इसके घर का ताला तोड़ के 2-4 साल हम ही रहना शुरू किए या किराए पे चढ़ा दिए, सारा का सारा पैसा वो वसूल रहा है। अब सवाल है कब्जा लेने का, तो कोई बात नहीं, ले ले कब्जा, क्या फर्क पड़ता है, फिर तू जाएगा, फिर मैं किसी दूसरे को एंट्री दिलवा दूंगा तुम्हारे घर में। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक सामंजस्य है वह कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। तो इस वजह से विधायिका ने क्या किया, अंतःकालीन लाभ के कॉन्सेप्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया।
कहा कि देखो, अगर तुम रॉन्गफुल पोजेसर हो, अगर तुमने दोषपूर्ण तुम्हारा कब्जा है, तो ये मत सोचो कि हम तुमसे केवल कब्जा लेंगे, हम तुमसे वो सारे के सारे लाभ लेंगे जो लाभ तुमने कमाए हैं इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर तुम हो ही नहीं। और जब तुम इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर नहीं हो, तो इस स्थिति में जितने भी लाभ कमाए, उन सारे के सारे लाभों को तुम दे दो, वापस दे दो, कर दो। अब कोई 10 लाख रुपया कमाया तो कह रहा कि ठीक है, कोई बात नहीं जज साहब, 10 लाख रुपया हम देने को तैयार हैं। तो यहां पे कहता है कि नहीं, 10 लाख रुपए देने से काम नहीं चलेगा, लाभों पर ब्याज सहित इंटरेस्ट के साथ दो। जब तुमने कब्जे गलत तरीके से लिया, उस समय बहुत मजा आ रहा था, तो अब ऐसे सिचुएशन में जो लाभ कमाए हो वो तो लाभ देना ही देना है, लेकिन उन लाभ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब तो सोचो, एक तो अपने दबंग व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया, कुछ पैसे कमाए, और कोर्ट कह रही है कि लाभ भी दो और लाभ पर ब्याज भी दो। तो अब सब का सब दबंगई चला गया ना। कोई चाहेगा ये काम करना कि एक तो प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे में लो, गांव का बुरा बनो, क्योंकि गांव भी तो है, समाज भी तो है, सब कहेगा कि देखो कैसा आदमी है, दूसरी की प्रॉपर्टी पे नजर रखता है, दूसरी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेता है। और कमाया क्या? कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा पैसा, जो पैसा इसने कमाया था वो पूरा का पूरा पैसा देना है, और साथ के साथ लाभ पर ब्याज के साथ देना है। 10 लाख रुपए कमाए तो हो सकता है कि 10.5 लाख रुपया भरना पड़े। कई बार क्या कहता है, हम तो 1 रुपया भी नहीं कमाए, जज साहब हम तो 1 रुपया भी नहीं कमाए तो हम नहीं देंगे। कहता है ना, उससे काम नहीं चलेगा। यहां पे क्या कहता है, मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। आपने नहीं कमाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था ना। तो जी, दूसरा व्यक्ति रहता तो शायद कुछ करता, तो जब कुछ करता तो वही दे दो। तो यहां पे कोर्ट कैलकुलेट करेगी। अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट देखेगी कि उस एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पर अगर 1000 गज का जमीन है तो कोर्ट देखेगी कि 1 साल में कितना कमाया जा सकता था। उस 1000 गज जमीन पे अगर 5 लाख रुपया कमाया जा सकता था तो कहेगा कोर्ट 5 लाख रुपया दे दो। अब ये कह रहा है कि हम 1 रुपया भी नहीं कमाए, कोर्ट कहेगी कि कोई बात नहीं है, मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकते थे ना। जिस समय अवैध कब्जा करने की बात थी तो बहुत ज्यादा तत्परता दिखाए, 10 आदमी को ले आए, लाठी के बल पे जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे में ले लिए। आज जब खेती बाड़ी करने की आई तो एकदम से लापरवाह हो गए, राइट। तो हमें वो नहीं देखना है। अगर आप कमा सकते थे, आपने नहीं कमाया, फिर भी आपको अंतःकालीन लाभ देना पड़ेगा। तो बिल्कुल लगेगा, तभी तो सेंस ऑफ फियर डेवलप होगा, तभी तो ऐसे लोगों के अंदर डर पैदा होगा। आप कह रहे हो कि ब्याज उस पर भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा ब्याज? समझ पा रही हो? तो इससे क्या होगा कि जैसे ही सेंस ऑफ फियर डेवलप होगा तो लोग दूसरी की प्रॉपर्टी पर नजर रखना बंद कर देंगे, दूसरी की प्रॉपर्टी और खतरे में, बहुत ज्यादा यहां पर कहीं ना कहीं अंतःकालीन लाभ उसे देना पड़ रहा है। तो इस वजह से यहां पर जो डेफिनेशन दिया गया वो कहता है कि लाभों पर ब्याज सहित लाभ जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा, दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को। अच्छा, अगर कब्जा दोषपूर्ण नहीं है तो अंतःकालीन लाभ देना होगा? कहता है नहीं, तब किस बात का? जब हमारा कब्जा राइटफुल है, विधिपूर्ण है, तब हम क्यों देंगे अंतःकालीन लाभ? ना, तब तो देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मकान का मान लो हम ऑनर हैं तो हम ही देंगे, हमारा तो राइट है ना।
मान लो ऑनर नहीं है, लीज पे ले लिया। यहां पे अब देखोगे बहुत सारी चीजें लीज पे चल रही है, राइट। लाइब्रेरी लोग खोल रहे हैं, लेकिन लीज पे ले लिया ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पीजी खोल दिया, तो लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वह किराया तो ऑनर को दे रहा है ना। तो ऑनर कहेगा कि देखो हमारा 200 गज का ही मकान ले लिया और हमें किराया दे रहा है केवल 40,000 रुपया, और ये पीजी बना करके 4 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। होता है ना, मकान मालिक को भी समझ में आता है ये तो बड़ा तेज निकला। तो अब मकान मालिक कह रहा है कि उसमें से पैसा दो, जो 4 लाख तुम कमा रहे हो उसमें से दो, तो वो देगा। अंतःकालीन लाभ की मांग कर सकता है वो? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो लीज एग्रीमेंट बनाए थे 10 साल का, वह उसका राइटफुल है, राइट। उसको सदोष कब्जा नहीं बोलेंगे। तो जहां पे कब्जा दोषपूर्ण हो, और दोषपूर्ण कब्जा का मतलब होता है कि किसी दूसरे की संपत्ति को अवैध कब्जे में ले लेना। किसी दूसरे की संपत्ति को अगर 1 साल के लिए पट्टा पे है, आप 1 साल के बाद भी बने हुए हो उसकी प्रॉपर्टी पर, तो उसको बोलते हैं अवैध कब्जा। तो क्या कहता है कि क्या दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों? किससे वस्तुतः? इस संपत्ति से। तो वस्तुतः इंग्लिश में वर्ड यूज किया है एक्चुअल। तो जो एक्चुअल में पैसा प्राप्त हुआ वह अंतःकालीन लाभ है। अब एक्चुअल में कितना पैसा प्राप्त हुआ? मान लो 10 लाख रुपए। तो वस्तुतः वर्ड यूज करने का मतलब है कि एक्चुअल में कितना पैसा प्राप्त किए, आप बताइए 1 साल के इस पीरियड में। तो अब ये बोल रहा है कि जी 10 लाख रुपया एक साल में कमाए। एक्चुअल में 10 लाख की और भी ज्यादा है, ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाओ, राइट। सारी चीजें पता चली। मान लो कि 10 लाख रुपीज, तो एक्चुअल में 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख रुपए होगा, लेकिन 10 लाख रुपए तो लाभ है ना। ऊपर तो कहता है ब्याज के साथ 10 लाख रुपए कमाए ना, तो जी 10 लाख रुपए। चलो अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ। अब वो कह रहा है जी इंटरेस्ट तो देना होगा। तो हाँ हाँ, अंतःकालीन लाभ का कॉन्सेप्ट ही है ब्याज सहित लाभ। अब इंटरेस्ट कोर्ट ने लगा दिया 50,000 रुपए का, 50 के, 10.5 लाख रुपए तुम दो इसको। तो इसको बोलते हैं वस्तुतः प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपने जो पैसे प्राप्त किए उतने पैसे आपको उस संपत्ति के स्वामी को देना पड़ेगा। अब एक्चुअल में कुछ नहीं प्राप्त किए, कुछ लोग होते हैं ना जमीन अवैध कब्जे में ले लेगा और करेगा कुछ नहीं। मान लो कि मकान को किराए पे भी उठा देता, किराए पे भी नहीं उठाया, गांव में एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसको अवैध कब्जे में ले लिया, लेकिन उसे भी कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं किया, तो पैसा तो कुछ भी नहीं कमाया ना, 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या अंतःकालीन लाभ दिया जाएगा? तो कहता है कि फिर भी दिया जाएगा। कहता है सेकेंड पार्ट, जो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। तो अगर आप मामूली तत्परता से उस संपत्ति से लाभ कमा सकते थे तो आप कमा लेते हैं, क्यों नहीं कमाए? तो सर जज साहब बहुत सारा काम देखना होता है। तो बहुत सारा काम में आपको यही काम मिला था कि दूसरी की प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे में लें? तो बहुत सारे काम जब आप करते हो तो ये भी काम कर लेते, कुछ खेती बाड़ी कर लेते, कुछ भी कर लेते। तो जी हम 1 रुपया भी नहीं कमाए, तो कोई बात नहीं है, नहीं कमाए। आपके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कितना पैसा कमाता? तो वो कह रहा है कि जी मुझे क्या पता, ऑब्वियसली उसे तो देना नहीं है, तो वो बोलेगा मुझे क्या पता। तो कोर्ट कहेगा कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता होगा, मैं समझ सकता हूं। वहीं पे कोर्ट कमीशन जारी कर देगी, एक कमिश्नर अपॉइंट करेगी और उस कमिश्नर को भेज देगी कि चलो पता करो इस प्रॉपर्टी का कितना एरिया है, उस प्रॉपर्टी पे कितना इनकम हो सकता है, आसपास के लोगों से पूछेगा, सारी चीजें करके वह कमिश्नर रिपोर्ट दे देगा कोर्ट में। अब कोर्ट को लग रहा है कि कोई भी उसके जगह पे व्यक्ति होता तो 5 लाख रुपए तो आसानी से कमा सकता था। तो अब कोर्ट कहेगी कि चलो देखो ये कमिश्नर का रिपोर्ट है, 5 लाख रुपया इंटरेस्ट के साथ दे दो, 5 लाख प्लस मान लो 30,000 रुपया,
तो ज्यादा नहीं हुआ, 5.3 लाख आपको देना है। समझ में आ रही बात? अब ये क्या हुआ, यहां पे कमाया कुछ नहीं, फिर भी उसे अंतःकालीन लाभ के तौर पर देना है। कहता है किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, मतलब जिस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा दोषपूर्ण है, उसके द्वारा की गई अभिवृद्धि, मतलब उसने काफी कुछ किया उस प्रॉपर्टी पर, उसने काफी पैसे लगाए जिससे कि 10 करोड़ रुपए कमाया जा सके। और 10 करोड़ ऐसे नहीं है कि प्रॉपर्टी को लोगे 10 करोड़ आ जाएगा, इसका मतलब है 10 करोड़ रुपए उसने कमाने के लिए 2-4 करोड़ रुपए तो लगा दिए होंगे, राइट? 2-4 करोड़ रुपए तो पक्का लगा ही दिए होंगे। तो अगर 4 करोड़ रुपए लगा दिए और उस 4 करोड़, जो मान लो कई बार होता है ना, अपार्टमेंट तैयार कर देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर देना, अलग अलग पार्टी से पैसा ले लिया वगैरह जो भी, तो अगर अभिवृद्धि हुई है तो उसके कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है ये चीजें? मतलब उसने 10 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उस 10 करोड़ रुपए के कमाने में 4 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए। हाँ, तो 4 करोड़ रुपए जो खर्च किए, उसके बावजूद उसके बाद उसने 10 करोड़ कमाए ना, तो जो उसने अभिवृद्धि किया वह अभिवृद्धि हुए लाभ नहीं आता है, मतलब उसका यहां पे 4 करोड़ माइनस हो जाएगा। हाँ, 6 करोड़ देना होगा, हाँ 6 करोड़ की ब्याज देनी होगी।